ऐश इज टू वर्सेटाइल 11 से 20 तक। ये मौसम तो बिल्कुल अजीब है। अभी थोड़ी देर पहले ही आसमान साफ और धूपदार था और अब अचानक बारिश होने लगी है। क्या किसी पोकेमोन ने रेन डांस का इस्तेमाल किया है? एक विशाल चट्टान के नीचे मिस्टी ने अपने सिर पर गिरी बारिश की बूंदों को थपथपाया और असंतोष से शिकायत की। रेन डांस क्या है? एक नौसिखिया होने के नाते ऐश ने बिना किसी झिझक के पूछा। सड़क पर संयोगवश मिली उस लड़की के बारे में ऐश को लगा कि वह वास्तव में काफी कुछ जानती है। हालांकि समूह के बड़े सदस्यों को पोकेमोन के बारे में गहरी जानकारी थी, शायद कई चैंपियन ट्रेनर्स से भी ज्यादा, लेकिन वे निश्चित रूप से उसकी दुनिया के इतिहास और अनुभवों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ऐश के लिए हर छोटी मोटी बात के बारे में पूछने के लिए खास तौर पर उस समूह से मिलना असंभव था, और अगर मिस्टी ने इस बारे में बात न की होती तो ऐश को ये भी पता नहीं होता कि उसे कौन से सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछने हैं। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुमने पोकेमोन नॉलेज की क्लास भी अटेंड की थी? तुम्हें रेन डांस के बारे में भी नहीं पता? मिस्टी की पन्ना जैसी हरी आंखें ऐश को घूर रही थीं, उसकी निगाहें संदेह से भरी थीं। एक अच्छा लड़ाकू होने और आकर्षक दिखने के अलावा ये व्यक्ति पूरी तरह से एक बच्चे जैसा लग रहा था, जिसे कुछ भी पता नहीं था और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैं क्लास में थोड़ा विचलित हो गया था और ध्यान से सुन नहीं पाया, इसलिए कई बातें मुझे ठीक से समझ नहीं आईं। ऐश ने अपना सिर खुजाया और शर्मिंदा होकर जवाब दिया। उसके सैद्धांतिक पाठ्यक्रम वाकई अव्यवस्थित थे। अगर ऐसा कोई नियम होता कि यात्रा पर जाने के लिए सैद्धांतिक कक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता, तो उसका अनुमान था कि वह 20 वर्ष की आयु तक यात्रा पर नहीं जा पाता। मैं तुमसे सचमुच तंग आ चुका हूं। अगर तुम्हारी उस ऑरा पावर के बिना तुम्हें शुरुआत में ही बहुत बड़ा झटका लग जाता। दरअसल ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मिस्टी ने कहा था। अगर ऐश ने शुरुआत में ऑरा पावर का इस्तेमाल न किया होता और स्पीरो के झुंड के हमले से न बचा होता, तो शायद वह अब तक पिकाचू को पकड़ भी न पाता। ये कहना गलत नहीं होगा कि चैट ग्रुप का होना और उससे ऑरा पावर प्राप्त करना सौभाग्य की बात थी। इसने एक निराशाजनक शुरुआती स्थिति को जीत में बदल दिया। क्लास में ध्यान भटकने की वजह से यह मेरी गलती थी। क्यों न तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ? ऐश ने अपनी चमकदार आंखें चौड़ी कर लीं और मिस्टी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? हाँ, मेरा मतलब है हमारे साथ यात्रा करना। मिस्टी, क्या आपके कोई लक्ष्य हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहती हैं? मिस्टी थोड़ी देर रुकी, फिर उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ बोली, मैं जल प्रकार के पोकेमोन की मास्टर बनना चाहती हूँ। दुनिया की सबसे शक्तिशाली जल प्रकार की विशेषज्ञ बनना चाहती हूँ, आदर्श रूप से मास्टर लोरेली की तरह या उससे भी अधिक शक्तिशाली। उद्धरण चिन्ह, कांटों के एलीट 4 में से एक, लोरेली बर्फ प्रकार के पोकेमोन में माहिर थी। चूंकि बर्फ और पानी आपस में संबंधित हैं, इसलिए लोरेली को पानी प्रकार के पोकेमोन पर भी गहरी महारत हासिल थी, इसीलिए मिस्टी का लक्ष्य भी लोरेली ही थी। जल प्रकार का पोकेमोन मास्टर, मेरा कोई विशिष्ट प्रकार नहीं है, मेरा लक्ष्य पोकेमोन मास्टर बनना है। सबसे पहले मैं श्रीलियोन को हराना चाहता हूं और प्रशिक्षकों में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूं। ऐश ने मुट्ठी भींचकर पूरे जोश के साथ कहा। श्रीलियोन, वो दुनिया के सबसे ताकतवर ट्रेनर हैं और आप उन्हें पहले हराना चाहते हैं। लियोन को हराने के बाद आप क्या करेंगे? आसमान में उड़कर सूरज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। मिस्टी ने कुछ अवाक होकर शिकायत की। इस आदमी को ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके आदर्श काफी ऊंचे थे। लियोन को पहले हराना, सच कहूं तो अगर ऐश को 10 साल भी दे दिए जाएं, तो भी शायद वह लियोन को हरा नहीं पाएगा। अगर यह असल जिंदगी की लड़ाई होती तो शायद वह लियोन के खिलाफ जीत भी जाता। खैर, मैं तो बस मिस्टर लियोन को हराना चाहता हूं। मिस्टी, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? ऐश ने आधिकारिक तौर पर मिस्टी को निमंत्रण दिया। मिस्टी एक पल के लिए हिचकिचाई और अंत में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। वैसे भी मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। वाह पिकाचू, हमें एक नया साथी मिल गया है। पिकाचू के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐश को अपनाने के बाद से उसे इंसानों से अब उतनी घृणा नहीं होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिस्टी के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसे उसके प्रति कोई अरुचि महसूस नहीं होती थी। और इस तरह ऐश की टीम में एक नया सदस्य सफलतापूर्वक जुड़ गया। ऐश ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका पहला सदस्य एक पोकेमोन के बजाय एक इंसान होगा। शायद इसी को जीवन की अनिश्चितता कहते हैं। मिस्टी का शामिल होना ऐश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। शारीरिक शक्ति को छोड़ दे तो ज्ञान के मामले में मिस्टी उससे कहीं आगे थी। रोजमर्रा की जिन चीज़ों को वह नहीं समझता था, उनके बारे में वह मिस्टी से पूछ सकता था। अगर मिस्टी को भी जवाब नहीं पता होता तो वह समूह के बड़े लोगों से पूछ सकता था। वह कक्षा में न सीखे गए सारे ज्ञान की भरपाई करने वाला था। बारिश लगातार बरस रही थी। धुंधला आसमान और बरसती बारिश से नींद आने जैसा एहसास हो रहा था। हालांकि बारिश से बचने के लिए उनके पास जगह तो थी, लेकिन ज़मीन अभी भी गीली थी, इसलिए वे बैठ भी नहीं सकते थे।
मिस्टी इस समय अपनी साइकिल से टेक लगाकर बैठी थी, जबकि ऐश दीवार से टेक लगाकर बैठा था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह आराम कर रहा हो, लेकिन असल में वह चैट ग्रुप में शामिल हो चुका था। नया सदस्य ऐश, बड़े लोग, मेरे ग्रुप में एक नया सदस्य शामिल हो गया है। पोकेमोन ब्रीडर ऐश, ओह, क्या तुमने कोई पोकेमोन पकड़ा? नया सदस्य ऐश, नहीं, ये तो एक इंसान है। इसका नाम मिस्टी है। इसे बहुत कुछ पता है। रोज़मर्रा के कुछ सवालों के लिए मुझे अब बड़े लोगों से पूछने के लिए ग्रुप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब से सीधे इसे पूछ सकता हूँ। चैंपियन ऐश, ओह, क्या ये सेरुलियन जिम लीडर मिस्टी है? नया खिलाड़ी ऐश, सेरुलियन जिम? मुझे नहीं पता, उसने बताया नहीं, लेकिन उसे इतनी जानकारी है, शायद वह सच में जिम लीडर हो। हरम किंग ऐश, मिस्टी अच्छी है, मिस्टी शानदार है। नौसिखिए, आपको इस अवसर का लाभ उठाना होगा। नया खिलाड़ी ऐश, अवसर? कैसा अवसर? औरा गार्जियन ऐश, उस आदमी को नज़रअंदाज करो। वह समूह में इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से वासना से प्रेरित है। हरम किंग ऐश, अरे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है? क्या तुम्हें बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है? वासना से प्रेरित का तुम्हारा क्या मतलब है? औरा गार्जियन ऐश, हे, आम लोग एक ही पत्नी से शादी करते हैं। तुम खुद गिन लो कि तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं। नौसिखिए, याद रखना, तुम किसी से भी सीख सकते हो, लेकिन इससे मत सीखना। इस आदमी से सीखना तुम्हें बर्बादी की राह पर ले जाएगा। हरम किंग ऐश, ऐसा मत करो। मुझे आखिरकार एक खाली पन्ना मिल गया है। अगर तुम लोग लड़कियों को पटाना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम दूसरे किशोरों को प्रभावित नहीं कर सकते। चैंपियन ऐश, हे, हरेम किंग की बात में दम है। साथी ढूंढने के लिए उसके ज्ञान का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, लेकिन याद रखना, अपनी क्षमता से ज़्यादा बोझ मत उठाना। उसकी तरह हयाश मत बनो। और हाँ, मिस्टी ने टीम में शामिल होने का तुम्हारा न्योता स्वीकार कर लिया है, तो एक नया गाचा ड्रॉ उपलब्ध होना चाहिए। नोटिफिकेशन बार चेक कर लो। नया खिलाड़ी ऐश, ठीक है। ऐश ने कहा कि बड़े अधिकारियों द्वारा कही गई अन्य बातें उसे बिल्कुल समझ में नहीं आईं, लेकिन उसे गाचा ड्रॉ की संख्या की जांच करने वाला हिस्सा समझ में आ गया। ऐश ने चैट ग्रुप के ऊपरी दाएं कोने पर नजर डाली। ऊपर एक बत्ती चमक रही थी, जिससे पता चल रहा था कि एक नई सूचना आई है। ऐश ने नोटिफिकेशन बार पर क्लिक किया और वाकई कई नए संदेश दिखाई दिए। पहली बार रेटिकेट को हराने पर इनाम, लॉटरी जीतने का एक मौका। पहली बार किसी साथी को टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने पर इनाम, लॉटरी जीतने का एक मौका। नोटिफिकेशन बार पर 2 संदेश थे, दोनों पर समय अंकित था। एक संदेश तब आया जब ऐश ने पहली बार पिकाचू को रेटेटा को हराने का आदेश दिया, और दूसरा तब आया जब मिस्टी ने उसे अपनी टीम में शामिल होने की अनुमति दी। पहली बार, लगता है कि कई काम पहली बार करने से लॉटरी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पता नहीं और कौन कौन से पहली बार करने से लॉटरी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। जब समय मिलेगा तो चैट ग्रुप के बड़े लोगों से पूछ लेना। ऐश ने मन ही मन बुदबुदाते हुए लॉटरी शुरू करने के लिए रूलेट व्हील पर क्लिक किया। इस बार रूलेट व्हील थोड़ा अलग था, इसमें लगातार 2 बार कार्ड निकालने का विकल्प था। सच में, ये लॉटरी काफ़ी स्मार्ट है, इसमें 2 ड्रॉ लगातार किए जा सकते हैं। ऐश ने बिना किसी झिझक के लगातार 2 ड्रॉ का बटन दबा दिया। तुरंत ही व्हील पर एक दूसरा पॉइंटर दिखाई दिया और दोनों पॉइंटर तेजी से घूमने लगे। रुकना, रूलेट व्हील पर लगी सुइयों के घूमने की गति धीमी हो गई और कुछ सेकंड बाद पूरी तरह से रुक गई। एक पॉइंटर बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में गिरा जो कि ए रैंक जोन था। दूसरा पॉइंटर एक बड़े क्षेत्र में रुका जो कि सी रैंक जोन था। लगातार 2 बार ए और सी आने की संभावना देखकर बदकिस्मत शियाओजी शायद रो पड़ेगा। उसने 100 से अधिक बार कार्ड निकाले थे और उसे एक भी रैंक नहीं मिला था, जबकि ऐश ने केवल 3 बार कार्ड निकालकर एक एस रैंक, एक ए रैंक और एक सी रैंक हासिल कर लिया था। भले ही ऐश मंदबुद्धि था, लेकिन वह ये समझ सकता था कि इस रूलेट व्हील पर उसकी किस्मत अजय लग रही थी। बधाई हो, आपने ए रैंक की क्षमता प्राप्त कर ली है। अंतर्दृष्टि की आंख ए। बधाई हो, आपने सी श्रेणी की क्षमता प्राप्त की है। गति सीमा में वृद्धि सी। ऑरा पावर के साथ पहली बार के विपरीत इस बार ड्रॉ में आगे कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, केवल उसे प्राप्त क्षमताओं के बारे में बताया गया। ऐश को उनके उद्देश्य या उपयोग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऑरा पावर के विपरीत उसके दिमाग में निर्देशों वाला कोई प्रकाश बिंदु प्रकट नहीं हुआ। तो वह इन चीज़ों का उपयोग कैसे करे? अनिश्चितता होने पर पूछना ऐश का एक उत्कृष्ट गुण था। वह तुरंत चैट ग्रुप खोलकर वहां के बड़े अधिकारियों से सलाह लेता था। नया खिलाड़ी जियाओजी, बड़े खिलाड़ियों, मुझे आई ऑफ इनसाइट ए और स्पीड कैप सी मिली हैं। ये 2 बड़े खिलाड़ी किन क्षमताओं से संबंधित हैं? बदकिस्मत शियाओजी, सच में यार, तुमने कितनी बार कार्ड निकाले हैं? क्या तुम्हें फिर से ए रैंक की क्षमता मिल गई? क्या तुमने एक ही बार में 100 बार कार्ड निकाले? नया कलाकार शियाओजी, नहीं, मैंने सिर्फ 2 बार चित्र बनाया है।
बदकिस्मत GOZ, NMDWSM। दूसरे लोग 2 प्रयासों में ही A रैंक पा लेते हैं, लेकिन मुझे लगातार 10 बार कोशिश करने के बाद भी C रैंक नहीं मिल रहा। क्या ये संभावना तर्कसंगत है? क्या सच में? क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? इस घटिया चैट ग्रुप का निर्माता कौन है? मैं उसे जान से मार दूंगा। बदकिस्मत जियाउजी अपनी ही दुनिया में बेबस गुस्से से दहाड़ रहा था। अगर वह समूह छोड़ सकता तो शायद वह अब तक छोड़ चुका होता और खुद को अलग थलग कर लेता। ब्रीडर ऐश, आपकी किस्मत वाकई अद्भुत है। क्या ये किसी नौसिखिए की अनोखी लकी ऑरा है? ऑरा गार्जियन ऐश, इस बारे में बात ही मत करो। हम बाकी सब तो शामिल होते ही पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं। लगता है कि असली नया खिलाड़ी तो मैं ही हूँ, इसलिए सभी नए खिलाड़ियों की लकी ऑरा मुझ पर ही केंद्रित होगी, है ना? चैंपियन ऐश, ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि असल में A रैंक से नीचे की लॉटरी क्षमताएं हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा यह नया खिलाड़ी वाकई भाग्यशाली है। यहाँ तक कि वह C रैंक क्षमता भी C रैंक के भीतर सबसे उपयोगी आइटम है। नया कलाकार शियाओ जी, तो मैंने आखिर क्या बनाया? ब्रीडर ऐश, वह A रैंक क्षमता मेरी है। एक शीर्ष ब्रीडर होने के नाते मैंने अद्वितीय दृष्टि विकसित की है। किसी भी पोकेमोन को देखकर ही मैं उसका सारा डेटा प्राप्त कर सकता हूँ और यहाँ तक कि उसके पास मौजूद चालों का भी पता लगा सकता हूँ। ब्रीडर ऐश, हालांकि आपको जो क्षमता मिली है वह केवल A रैंक की है, इसलिए यह मेरी पूरी शक्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि A रैंक संस्करण किस स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन ये कम से कम एक पोकेमोन के आंकड़ों की अधिकतम क्षमता को प्रकट कर सकता है। नया खिलाड़ी शियाओ जी, स्टैट्स की अधिकतम क्षमता वास्तव में क्या है? ब्रीडर ऐश, पोकेमोन की शक्ति के स्तर को उच्च और निम्न में विभाजित किया गया है, लेकिन एक ही स्तर के भीतर भी उनके आंकड़े उच्च और निम्न में विभाजित होते हैं। चैट ग्रुप की लॉटरी ग्रेडिंग के आधार पर मैंने भी आंकड़ों को S रैंक से लेकर E रैंक तक में विभाजित किया है। ब्रीडर ऐश, उदाहरण के लिए 2 चैंपियन स्तर के पिकाचू लें। यदि एक पिकाचू की गति A रैंक की है और दूसरे की S रैंक की, तो सामान्य गति के मामले में दूसरा पिकाचू पहले वाले से काफ़ी तेज होगा। ब्रीडर ऐश, सामान्यतः पोकेमोन का स्तर दैनिक प्रशिक्षण, प्रजनन और युद्ध के अनुभव के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। गति अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब तक आप अपने पोकेमोन के प्रति मेहनत और लगन से काम करते रहेंगे, वे अंततः आपको फल देंगे और अंत में चैंपियन के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएंगे। ब्रीडर ऐश, हालांकि आंकड़े अलग अलग होते हैं। आंकड़ों की अधिकतम सीमा आमतौर पर तय होती है। कुछ पोकेमोन, भले ही वे चैंपियन स्तर तक पहुंच जाएं, समान स्तर के अन्य पोकेमोन की तुलना में अपने आंकड़ों की ग्रेडिंग में केवल E रैंक ही प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी लोग इसे ही पोकेमोन की क्षमता कहते हैं। ऐश को सुनते हुए थोड़ा चक्कर आ रहा था, फिर भी वह किसी तरह ब्रीडर ऐश की बातें समझ गया। संक्षेप में, सभी पोकेमोन की शक्ति स्तर की ऊपरी सीमा लगभग समान होती है। यदि चैंपियन स्तर विश्व का सर्वोच्च स्तर है, तो सैद्धांतिक रूप से सभी पोकेमोन चैंपियन स्तर पर हो सकते हैं। हालांकि एक ही स्तर पर प्रत्येक पोकेमोन के लिए स्टेट कैप अलग अलग होते हैं, जो उनकी क्षमता द्वारा सीमित होते हैं। कुछ पोकेमोन स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उन पोकेमोन की शक्ति का अधिकतम स्तर A होता है। साधारण पोकेमोन की शक्ति का अधिकतम स्तर केवल B या C हो सकता है, वे A रैंक तक नहीं पहुंच सकते। ब्रीडर ऐश के अनुसार, समान स्तर पर आंकड़ों में सिर्फ एक रैंक का अंतर भी एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर देगा। ब्रीडर ऐश, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है। प्रकृति चमत्कारों से भरी है और पोकेमोन में असीम क्षमता होती है। मेरी अंतर्दृष्टि ने कई बार ऐसे पोकेमोन देखे हैं जिनकी क्षमता स्पष्ट रूप से केवल C रैंक की थी, फिर भी उनके आंकड़े जबरदस्ती B रैंक तक पहुंच गए। ब्रीडर ऐश, इसके अलावा अधिकतर मामलों में अपनी सीमाओं को पार करने वाले इन पोकेमोन के पास एक ऐसा ट्रेनर होता है जो उनकी बहुत सावधानी से देखभाल करता है और उन्हें अपने बच्चे की तरह मानता है। ये ट्रेनर और पोकेमोन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया एक चमत्कार है। एक पोकेमोन की क्षमता सीमित होती है, लेकिन पोकेमोन स्वयं अनंत क्षमता का प्रतीक है। बंधन की चमत्कारी शक्ति के तहत पोकेमोन आपके लिए सभी सीमाओं को तोड़ देगा। ये कहावत मशहूर है, कोई भी पोकेमोन बेकार नहीं होता, सिर्फ ट्रेनर बेकार होते हैं। नया खिलाड़ी ऐश, मुझे लगता है कि मैं समझ गया। तो आई ऑफ इनसाइट की क्षमता किसी पोकेमोन की क्षमताओं को उसके स्टैट्स के आधार पर देख पाना है ना? ब्रीडर ऐश, ये तो बस बुनियादी क्षमता है। मेरे वर्तमान स्तर पर मुझे विरोधी पोकेमोन की ताकत, अधिकतम क्षमता, साधना का स्तर, उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले मूव्स और यहाँ तक कि उनकी जीवनशैली और युद्ध की आदतों को जानने के लिए सिर्फ एक नज़र ही काफ़ी है। ब्रीडर ऐश, मेरी क्षमता के हिसाब से ये वास्तव में S रैंक की होनी चाहिए। आपने A रैंक प्राप्त किया है, इसका मतलब है कि आपको मेरी सभी वर्तमान क्षमताएं नहीं मिली हैं, लेकिन यह आपके दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ऐश के विभिन्न रूपों की सबसे मजबूत क्षमताएं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की थीं, वे सभी अत्यंत असाधारण और अप्रत्याशित थीं। उदाहरण के लिए, ऐश द्वारा सबसे पहले प्राप्त की गई ऑरा पावर दुनिया के शीर्ष पौराणिक पोकेमोन के साथ भी मुकाबला कर सकती है।
जहां तक उसकी दूसरी ए रैंक क्षमता की बात है, हालांकि उसे अभी तक इसके विशिष्ट प्रभावों के बारे में पता नहीं था, लेकिन अगर इसमें ब्रीडिंग ऐश द्वारा उल्लिखित कार्यों में से केवल एक ही कार्य होता तो भी ऐश को लगा कि यह बहुत ही उपयोगी है। सच कहूं तो वरिष्ठों द्वारा मार्ग प्रशस्त करने का एहसास सचमुच बहुत ही शानदार था। नया खिलाड़ी ऐश, मैं इस अंतर्दृष्टि की आंख का उपयोग कैसे करूं? ब्रीडर ऐश, तुम्हें लगता है ये कोई पोकेमोन की चाल है? ये तो मेरी सहज प्रवृत्ति की तरह है। किसी पोकेमोन को देखकर ही तुम्हें उसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर मुझे कहना पड़े तो इसे एक निष्क्रिय कौशल माना जा सकता है। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाकर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। नया खिलाड़ी ऐश, लेकिन मुझे पोकेमोन के लेवल जैसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे पता नहीं चलेगा कि उनका लेवल क्या है ना? ब्रीडर ऐश, यदि तुमने मेरी पूरी क्षमता प्राप्त कर ली होती तो चैट ग्रुप ने शायद सीधे तुम्हारे दिमाग में स्तरों से संबंधित ज्ञान डाल दिया होता। हालांकि भले ही अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि प्रतिद्वंदी किस स्तर पर है, बस तुम्हें उस स्तर का विशिष्ट अर्थ शायद पता न हो। दूसरे शब्दों में, ऐश शायद ये देख पाए कि कोई पोकेमोन चैंपियन स्तर का है या एलीट फोर स्तर का, लेकिन उसे समग्र रैंकिंग में उन दोनों स्तरों की स्थिति का पता नहीं होगा। ब्रीडर ऐश, पोकेमोन के स्तर नौसिखिया, सामान्य, उन्नत, श्रेष्ठ, पेशेवर, जिम लीडर, एलीट, चैंपियन और गॉड डोमेन में विभाजित हैं। जब आप आई ऑफ इनसाइट का उपयोग करेंगे तो आपको आसानी से पोकेमोन का संबंधित स्तर दिखाई देगा, फिर आप इसे मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी से मिला सकते हैं। नया खिलाड़ी ऐश, ठीक है, मुझे समझ आ गया। ऐश ने ब्रीड की कही हुई बातें मन ही मन याद कर लीं। प्रोफेसर ओक की कक्षाओं के दौरान भी वह इतना गंभीर कभी नहीं हुआ था। नया खिलाड़ी ऐश, तो फिर उसी रैंक क्षमता का क्या काम है? क्या वो मुझे और तेज दौड़ाएगी? ब्रीडर ऐश, ये पोकेमोन के लिए है। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि स्टैट्स की संभावित रैंकिंग एस से ए तक होती है? अगर आप अपने पोकेमोन पर इस क्षमता का इस्तेमाल करते हैं तो अगर उनकी गति क्षमता सी रैंक से नीचे है तो वह तुरंत सी रैंक तक पहुंच जाएगी। अगर वह पहले से ही सी रैंक से ऊपर है तो वह क्षमता के साथ जुड़ जाएगी और मौजूदा क्षमता सीमा को पार करने की पूरी संभावना है। चैंपियन ऐश, इसीलिए तो हम कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत बेमिसाल है। सी रैंक की क्षमता भी यकीनन सबसे उपयोगी क्षमताओं में से एक है। ये तो ऐसे सामान्य ज्ञान की खोज करने से कहीं बेहतर है कि खाने के साथ कौन सा व्यंजन सबसे अच्छा लगता है जिससे उसका स्वाद बेहतर हो। नया खिलाड़ी ऐश, हे भगवान, सी रैंक की क्षमताओं में भी इतनी बेकार चीजें होती हैं। किसी को ऐसा पाने के लिए कितना बदनसीब होना पड़ेगा। खैर, कहीं बदनसीब ऐश ने फिर से ऐसा उदाहरण तो नहीं पेश कर दिया। बदकिस्मत ऐश, जो इस समय वास्तविक दुनिया में मछली पकड़ रहा था, को छींक आ गई। उसने इधर उधर देखा, उसे लगा कि समुद्री हवा बहुत ठंडी है और इसलिए उसने कपड़ों की एक और परत पहन ली। चैंपियन ऐश, क्या आप विरिडियन सिटी पहुंच गए हैं? नया सदस्य ऐश, अभी नहीं, मैं कल पहुंच जाऊंगा। चैंपियन ऐश, तुम्हारी गति तो वाकई बहुत तेज है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, विरिडियन जिम को चुनौती देने मत जाना और यह भी मत पूछना कि क्यों। जिम लीडर के स्तर की ताकत हासिल करने के बाद ही विरिडियन जिम के बारे में जानने की कोशिश करना। नया खिलाड़ी ऐश, ओह ठीक है, मैं समझ गया। ऐश थोड़ा असमंजस में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे विरिडियन जिम को चुनौती क्यों नहीं देनी चाहिए। दरअसल उसे अब जाकर पता चला कि विरिडियन सिटी में वास्तव में एक जिम है। अगर चैंपियन ने कुछ नहीं कहा होता तो शायद वह पंजीकरण कराने के बाद सीधे विरिडियन जिम को चुनौती देने चला जाता, लेकिन चूंकि चैंपियन ने अभी विरिडियन जिम न जाने के लिए कहा है, इसलिए उसे फिलहाल इस मामले को टाल देना चाहिए। ग्रुप में सबको अलविदा कहने के बाद ऐश चैट ग्रुप से बाहर निकल गया और असली दुनिया में लौट आया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने समूह में काफ़ी देर तक बातें की थी, लेकिन असल में ये सिर्फ 10 मिनट की बात थी। बाहर बारिश अभी अभी रुकी थी। मिस्टी अपनी साइकिल से टेक लगाकर बैठी थी, अभी भी उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसने ऐश पर ध्यान नहीं दिया, जो 10 मिनट से आंखें बंद करके आराम कर रहा था। इस तरह के मौसम में अगर बिस्तर और रजाई होती तो सिर तकिए पर रखते ही नींद आ जाती। वास्तविकता में लौटते हुए ऐश ने अपनी नज़र अपने पिकाचू की ओर घुमाई। पल भर में उसकी निर्मल आंखों में सूचनाओं की लकीरें उभर आईं। प्रजाति पिकाचू, लिंग पुरुष, स्तर सामान्य उच्च स्तरीय, क्षमता स्थिर, चालें त्वरित हमला थंडर शॉक XXXXX। 6 आयामी आंकड़े आक्रमण D-B1 विशेष आक्रमण D-B1 रक्षा A C1 विशेष रक्षा A C1 HP D-B1 गति D-B जोड़ A। नोट, ये पैनल केवल पाठकों की बेहतर समझ के लिए सूचीबद्ध किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐश की नज़र में ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। पिकाचू की 6 आयामी विशेषताओं को देखते हुए ऐश के सिर के ऊपर लगभग एक भौतिक प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगा। ये किस तरह के विचित्र 6 आयाम थे? D-B, मतलब ये D और B के बीच उतार चढ़ाव करता था। क्या सामान्य पोकेमोन के आंकड़े भी इतने ही ज़्यादा उतार चढ़ाव करते हैं?
और फिर पिकाचू की स्टेट कैप थी जो एक समान ए रैंक की थी। हालांकि ऐश ने सबसे पहले पिकाचू पोकेमोन को देखा था, लेकिन लॉटरी व्हील की स्थिति के आधार पर ए रैंक पहले से ही एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व था जो केवल एस रैंक स्टेट कैप के बाद दूसरे स्थान पर था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके पिकाचू की क्षमता अप्रत्याशित रूप से अच्छी थी। बस इतना था कि आंकड़ों में इतना उतार चढ़ाव पचाना थोड़ा मुश्किल था। सामान्य तौर पर क्या 3 रैंकों में इतना उतार चढ़ाव होता है? आंकड़ों में एक रैंक का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, 3 रैंकों का उतार चढ़ाव तो नहीं होना चाहिए, है ना? या फिर उसका पिकाचू खास था? दुर्भाग्यवश उसके पास संदर्भ के लिए कोई अन्य पोकेमोन नहीं था, इसलिए वह कोई और निष्कर्ष नहीं निकाल सका। आंकड़ों के अलावा वह चालें, क्षमताएं, नाम और स्तर भी देख सकता था। यह निष्क्रिय कौशल एक पोकेडेक्स की तरह था, उसके दिमाग में मौजूद एक अंतर्निर्मित पोकेडेक्स के बराबर, जो और भी बहुत सी चीज़ों की जांच कर सकता था। लेकिन जैसा कि ब्रीडिंग ऐश ने कहा था, ये कौशल आखिरकार एक पूर्ण कौशल नहीं था और इसमें अभी भी कुछ कमियां थीं। उदाहरण के लिए पिकाचू की स्टैटिक क्षमता। ऐश ने पिकाचू की क्षमता तो साफ देख ली थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि स्टैटिक वास्तव में क्या होता है। अब ऐश को ए रैंक और एस रैंक के बीच का अंतर थोड़ा बेहतर समझ में आ गया था। एस रैंक न केवल उसे सभी क्षमताएं प्रदान करेगा, बल्कि उन क्षमताओं के हर एक विवरण को एक एक करके समझाएगा भी। लेकिन ए रैंक की स्थिति कहीं ज्यादा खराब थी। उदाहरण के लिए, अब वह ये समझ सकता था कि पिकाचू की क्षमता स्टैटिक है, ये कौशल द्वारा प्रदान की गई जानकारियों में से एक थी, लेकिन कौशल ने उसे यह नहीं बताया कि स्टैटिक वास्तव में क्या करता है। ऐश को धुंधला सा याद था कि प्रोफेसर ओक जब लेक्चर दे रहे थे तब उन्होंने बताया था कि हर पोकेमोन की अपनी एक क्षमता होती है और किसी पोकेमोन की क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए, ये किसी लड़ाई में जीत या हार का एक महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि क्षमताओं में बहुत विविधता थी और यहाँ तक कि एक ही प्रकार के पोकेमोन में भी अलग अलग क्षमताएं हो सकती थीं। संक्षेप में, ये बेहद जटिल था और ऐश व्याख्यान समाप्त होते ही लगभग सब कुछ भूल गया था। अगर उसे एक और मौका दिया जाए तो ऐश ने कसम खाई कि वह कक्षा में जरूर ध्यान देगा। क्षमताओं के अलावा इस कौशल में पोकेमोन की चालों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कुछ कमियां भी थीं। फिलहाल वह जिन 2 चालों को देख पा रहा था वे वही 2 चालें थीं जिनका इस्तेमाल पिकाचू पहले कर चुका था। इन 2 चालों के अलावा पिकाचू को और भी चालें आती थीं, लेकिन क्योंकि उनका इस्तेमाल नहीं हुआ था इसलिए वे अंतर्दृष्टि जानकारी में दिखाई नहीं दे रही थीं। अपूर्ण अंतर्दृष्टि की यही सीमा थी। यदि यह पूर्ण संस्करण होता तो एक ही नज़र में पोकेमोन द्वारा सीखे जा सकने वाले सभी कौशल प्रकट हो सकते थे। ये मूल रूप से ब्रीडिंग ऐश के शब्द थे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ए रैंक और एस रैंक कौशल के बीच का अंतर काफ़ी बड़ा था, या यूं कहें कि वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। चालों और क्षमताओं के अलावा आखिरी चीज़ पिकाचू की ताकत थी। स्टार्टर पोकेमोन के रूप में उच्च साधारण शक्ति होना पहले से ही स्टार्टर्स के बीच काफ़ी अच्छा माना जाता था। चैंपियन ऐश के अनुसार स्टार्टर पोकेमोन आमतौर पर नौसिखिया स्तर के होते हैं और साधारण स्तर तक पहुंचने वाले पोकेमोन बहुत कम होते हैं। हालांकि उनके पिकाचू के सभी गुण ए रैंक के थे और उसका स्तर भी उच्च साधारण तक पहुंच गया था, जिससे वह स्टार्टर पोकेमोन में शीर्ष श्रेणी का पोकेमोन बन गया था, जैसा मैंने अपने चुने हुए शुरुआती साथी से उम्मीद की थी। ऐश के चेहरे पर फिर से गर्व का भाव आ गया। ऐश की बड़बड़ाहट सुनकर पिकाचू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये आदमी क्या कह रहा है? क्या फिर से खुद से बात कर रहा है? कहीं उस पर फिर से भूत तो नहीं सवार हो गया? आकाश में छाए काले बादल धीरे धीरे छंट गए और शाम की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी ने घास के मैदान को सुनहरे पीले रंग के सागर में रंग दिया, मानो कोई विशाल तेल चित्रकला हो। सूर्य की रोशनी मिस्टी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे लगभग सो जाने वाली मिस्टी ने अपनी सुंदर भौहें सिकुड़ी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। क्या सुबह हो गई है? मौसम साफ हो गया है? सुबह नहीं हुई है, धुंध छाई हुई है। उधर देखो, इंद्रधनुष दिख रहा है। ऐश ने भी अंगड़ाई ली और दूर तक देखा, जहां उसे सुनहरे लाल आसमान में एक हल्की सी चमकीली रोशनी दिखाई दी। मिस्टी का थोड़ा सुस्त दिमाग तुरंत ठीक हो गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और उस दिशा में देखा जिधर ऐश इशारा कर रहा था। कहाँ? अरे वाह, कितना सुंदर इंद्रधनुष है! संध्या काल में सुनहरे सूर्यास्त और गुलाबी बादलों का सुंदर संयोजन एक सौम्य और शांत दृश्य प्रस्तुत करता है। इस दृश्य को देखकर किसी का भी पूरा दिन प्रसन्नता से व्यतीत होगा। जब वे दोनों और पिकाचू खूबसूरत नज़ारों में खोए हुए थे, तभी तेज नज़रों वाले ऐश ने अचानक इंद्रधनुष के भीतर एक आकृति को हिलते हुए देखा। मिस्टी, क्या उस इंद्रधनुष के अंदर कुछ है? नहीं, रुको, क्या वह इंद्रधनुष हिल रहा है? अरे, ये कैसे मुमकिन है? इंद्रधनुष कैसे हिल सकता है? ये सचमुच हिल रहा है। मिस्टी ने सहज ही ऐश की बात का खंडन करना चाहा, लेकिन जब उसकी नज़र दोबारा इंद्रधनुष पर पड़ी तो उसने पाया कि वह सचमुच वैसे ही हिल रहा था जैसा ऐश ने कहा था। रंग बिरंगी रोशनी हवा में इस तरह फैल रही थी मानो कोई चलता हुआ ब्रश आसमान के रंगों को चित्रित कर रहा हो। यह एक पोकेमोन है।
एक पोकेमोन जो इंद्रधनुष लिए हुए है, ऐश ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। शाम की हल्की रोशनी में छिपे हुए इंद्रधनुषी पोकेमोन धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने प्रकट होने लगे। वह पोकेमोन इंद्रधनुष की चमक से जगमगा रहा था। वह देखने में किसी पक्षी जैसे पोकेमोन जैसा लग रहा था। इंद्रधनुष की रोशनी में उसके पंख गहरे लाल रंग के थे और उसके सिर पर बनी कलगी और पूंछ के पंख सुनहरे पीले रंग के थे, जो पौराणिक कथाओं के फीनिक्स पक्षी की तरह दिख रहे थे। जैसे ही ऐश की नज़रें उस पोकेमोन पर केंद्रित हुईं, उससे संबंधित जानकारी भी उसके सामने प्रकट हो गई। प्रजाति हो लिंग महिला, स्तर सर्वोच्च देवलोक स्तर, क्षमता पुनर्योजी, दिव्य कार्यालय XXXXX, कौशल XXXXX, 6 आयामी आंकड़े आक्रमण SS विशेष आक्रमण SS रक्षा SS विशेष रक्षा SS HP SS गति SS। हो ऐश ने सूचना में दिखाए गए नाम को बुदबुदाया। हो इसका स्तर इतना ऊंचा था कि यह वास्तव में देवलोक के शिखर तक पहुंच गया था। ब्रीडिंग ऐश द्वारा दिए गए स्तर वर्गीकरण के अनुसार गॉड डोमेन स्तर चैंपियन स्तर से भी ऊपर है और दुनिया का सर्वोच्च स्तर है। ब्रीडिंग ऐश ने चैंपियन और गॉड डोमेन के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन चैंपियन के बाद के स्तर के रूप में इस रैंक के आतंक को समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे अब उनके सामने प्रकट हुआ। हो ईश्वर क्षेत्र के शिखर पर होने के अलावा हो के सभी आंकड़े एस रैंक तक पहुंच चुके थे, जो कि सर्वोच्च श्रेणी से संबंधित है। लेवल और आंकड़े वो जानकारी थी जो अंतर्दृष्टि की आंख द्वारा प्राप्त की गई थी। इन दोनों जानकारियों की तुलना में ऐश को हो की शक्ति को अधिक सहजता से महसूस करने में जिस चीज़ ने मदद की, वह उससे निकलने वाली आभा थी। यदि अंतर्दृष्टि की आंख से मिली जानकारी पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं थी, तो आभा शक्ति के माध्यम से पता लगाना बहुत ही प्रत्यक्ष था। अगर पिकाचू के ऑरा की तुलना एक छोटे से पानी के बेसिन से की जाए, तो हो का ऑरा एक विशाल महासागर के समान है। वह आभा उसकी अपनी आभा से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, जिसने आभा संरक्षक ऐश की आभा को विरासत में प्राप्त किया था, और एक ऐसा दिव्य कार्यालय भी था जिसका पता नहीं लगाया जा सकता था। ये पोकेमोन वही पौराणिक जीव होना चाहिए जिसके बारे में समूह के बड़े लोग लगातार बात कर रहे थे, है ना? हो सच में, लेकिन ये तो बिल्कुल हो जैसा दिखता है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सचमुच महान हो से मिली। हे भगवान! मिस्टी ने अपने लाल होठों को अपने कोमल हाथ से ढक लिया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। कांटों और जोतो क्षेत्रों में हो की किंवदंती हमेशा से प्रचलित थी। कई लोगों ने हो के चित्र देखे थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसका वास्तविक रूप देखा था। अतीत में घटी एक घटना के कारण हो मानवता से पूरी तरह निराश हो गया और अंततः उसने मनुष्यों के सामने फिर कभी प्रकट न होने का निर्णय लिया। तब से सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे। किंवदंती के अनुसार यदि कोई हो को देख ले तो उसे शाश्वत सुख प्राप्त होगा। हालांकि इस अफवाह की कभी पुष्टि नहीं हुई, फिर भी दुनिया भर के अनगिनत लोग हो की एक झलक पाने के लिए उसके पीछे पीछे उमड़ पड़ते थे। और फिर भी जो कुछ समय पहले ही घर से भागी थी, उसने वास्तव में इसे देखा। मिस्टी के लिए ये बिल्कुल एक सपने जैसा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ऐश ने उत्साहित मिस्टी की ओर देखा, बोलने में हिचकिचाते हुए। असल में वह पूछना चाहता था, आखिर हो होता क्या है? दरअसल तर्क वही था। हालांकि ऐश अंतर्दृष्टि की आंख के माध्यम से हो का नाम देख सकता था, लेकिन वह हो द्वारा व्यक्त किए गए अर्थ को नहीं समझ सका, ठीक उसी तरह जैसे स्टैटिक क्षमता के साथ हुआ था। तो ऐश वास्तव में मिस्टी से यह पूछना चाहता था कि हो किस प्रकार का जीव है। क्या वह एक पौराणिक पोकेमोन है? हो को देखकर वह इतनी उत्साहित क्यों हो गई थी? उसी समय ऐश को अज्ञानता भयावह होती है इस कहावत की सच्चाई का गहरा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे चैट ग्रुप में पोकेमोन के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये कहना हास्यास्पद था, उसने तो टाइप इफेक्टिवनेस चार्ट भी याद नहीं किया था। अंत में ऐश ने मिस्टी से यह नहीं पूछा कि हो किस प्रकार का अस्तित्व था, क्योंकि अगर वह पूछता तो इस बात का कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं रह जाता कि उसे हो नाम कैसे पता चला। इस साइट का डोमेन नाम याद रखें, चाओकान पर ताइवान के उपन्यास पढ़ना बहुत बढ़िया है। समूह में ऐश के विभिन्न रूपों ने कहा था कि चैट ग्रुप के अस्तित्व को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। दुनिया में कई लोग बुरे इरादों वाले हैं, अगर वह केवल अपने करीबी और भरोसेमंद लोगों को ही बताता तो भी चैट ग्रुप का खुलासा होना तय था। बेहतर यही होगा कि इसके बारे में सिर्फ उसे ही पता हो। इसलिए लापरवाह ऐश ने भी अपने अन्य स्वरूपों द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया और चैट ग्रुप के अस्तित्व को कभी भी उजागर नहीं होने दिया। हो के बारे में वह बाद में चैट ग्रुप में जाकर बड़े अधिकारियों से पूछेगा। फिलहाल वह इस पौराणिक पोकेमोन की आत्मा और आकर्षण से मिले आश्चर्य को चुपचाप महसूस करेगा। पिकाचू, तुम्हें भविष्य में उसके जितनी ताकतवर बनना होगा। पिकाचू ने अपनी ओर इशारा करते हुए ऐश की ओर देखा और उसके चेहरे पर स्पष्ट भाव थे। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? वह हो को भी नहीं पहचानता था, लेकिन इससे हो से निकलने वाले भयानक दबाव को महसूस करने से वह नहीं रुका।
उसके लिए हो के स्तर तक पहुंचना और इसमें कितना समय लगेगा और क्या उसमें उस तरह की क्षमता भी है, यह एक बिल्कुल अलग बात थी। तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे साथी हो। इस बार ऐश मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि उसने पिकाचू की ओर देखा और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ बोला। उसके शब्दों में पिकाचू पर पूरा भरोसा झलक रहा था। पिका पिका पी। हालांकि वे एक दिन से भी कम समय से साथ थे, लेकिन ट्रेनर को उससे इतनी उम्मीदें और भरोसा था जिसने पिकाचू की महत्वाकांक्षा को भी जगा दिया। उसने अपनी छाती थपथपाकर यह संकेत दिया कि भविष्य में एक दिन वह निश्चित रूप से हो की तरह एक सुपर इलेक्ट्रिक माउस बनेगा जो बिजली और गरज को नियंत्रित कर सकेगा। पास ही खड़ी मिस्टी ने लड़के और चूहे के हाव भाव को अजीब नजरों से देखा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन खुद को रोक रही हो। वह ऐश और पिकाचू को हतोत्साहित नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये दोनों कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी हो रहे थे। पिकाचू को हो जितना शक्तिशाली बनाना, इसमें और इस उम्मीद में क्या फर्क था कि एक दिन फियर ओह में विकसित हो जाएगा। लेकिन उन दो महत्वाकांक्षी नौसिखियों को देखकर मिस्टी ने अंततः उन्हें हतोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं कहा। अगर किसी के सपने ही न हो तो उनमें और एक खारे पानी की मछली में क्या फर्क है, भले ही यह सपना व्यवहारिक न हो। मिस्टी, उसे देखो। ऐश की आवाज़ सुनकर मिस्टी चौंककर जाग उठी। उसने तुरंत उस ओर देखा जहां ऐश इशारा कर रहा था। हो की आकृति पहले ही गायब होने लगी थी, लेकिन आकाश में ऐसा लग रहा था मानो इंद्रधनुष गिर रहा हो। चलो जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। तुम साइकिल चलाओ। ऐश की आवाज़ खत्म होते ही उसने पिकाचू को पुकारा और तेजी से आगे बढ़ा। अरे रुको, मिस्टी ने पीछे से चिल्लाकर कहा। वह भी अभी साइकिल पर बैठी ही थी कि उसने ऊपर देखा तो उसे ऐश और पिकाचू की पीठें दूर जाती हुई दिखाई दी। हे भगवान, ये तो कितनी तेज रफ्तार है, हद से ज्यादा तेज। वो साइकिल पर भी इतनी तेज नहीं जा सकती। डॉट डॉट डॉट। ऐश हवा की गति से उस स्थान पर पहुंचा जहां इंद्रधनुष गिरा था। ये स्थान उस जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर था जहां वे अभी आराम कर रहे थे। फिर भी ऐश 1 मिनट से भी कम समय में वहां दौड़कर पहुंच गया और उसने अपना ही गति का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिकाचू ऐश के कंधे पर बैठा था, ऐश के कपड़ों को कसकर पकड़े हुए था और हवा में पूरी तरह से अस्त व्यस्त लग रहा था। इस समय पिकाचू यही सोच रहा था, अगर भागते समय तुम्हारी गति इतनी ही होती तो क्या तुम उन स्पीरो को बहुत पहले ही पीछे नहीं छोड़ देते? तो तुम जानबूझकर अपनी गति धीमी कर रहे थे क्योंकि तुम स्पीरो से लड़ना चाहते थे, है ना? क्या ये एक पंख है? ऐश ठीक उस जगह पर पहुंची जहां इंद्रधनुष गिरा था। इस समय इंद्रधनुष की रोशनी जमीन को छू रही थी। जैसे ही रोशनी गिरी, उसके आसपास उगने वाले छोटे छोटे खरपतवार मानो हार्मोन से भर गए हों, तेजी से बढ़ने लगे और पलक झपकते ही 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा ऊंचे हो गए। इंद्रधनुषी प्रकाश में लिपटा हुआ एक शानदार पंख था। इस पंख का आकार हो के पंखों से काफी मिलता जुलता था, लेकिन इसका रंग हो के शरीर पर मौजूद किसी भी पंख से अलग था। ऐश ने पंख उठाया और उसे अपनी आंखों के सामने बारीकी से देखा। पहले तो पंख इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों की चमक बिखेर रहा था, लेकिन जैसे ही ऐश ने उसे उठाया, पंख की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसका असली रूप सामने आ गया। 7 रंगों वाला पंख, इंद्रधनुषी पंख। ऐश ने अपने सामने प्रकट हुई जानकारी को खाली निगाहों से देखा। अंतर्दृष्टि की आंख लगातार अपना काम करती रही और इस पंख का असली नाम ऐश के सामने प्रकट हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि जब तक ये पोकेमोन से संबंधित कोई चीज है, अंतर्दृष्टि की आंख काम कर सकती है। हालांकि इसका कार्य पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था। इस पंख का नाम इंद्रधनुषी पंख था। ये जानने के अलावा ऐश को और कुछ नहीं पता था। सिर्फ नाम से अंदाजा लगाएं तो ये हो का गिरा हुआ पंख होना चाहिए। एक पौराणिक पोकेमोन का एक अकेला पंख भी एक सामान्य पोकेमोन के पंखों से बिल्कुल अलग दिखता है। ची। ऐश के पीछे से तेज पैडल मारने की आवाज आई। कुछ ही देर बाद अचानक ब्रेक लगाने की आवाज सुनाई दी। मिस्टी ऐश के पीछे आकर रुक गई। उसका गोरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसके लाल होंठ खुले हुए थे और वह जोर जोर से हौंफ रही थी। मैं कहती हूँ, हाँफते हुए। तुम बहुत तेज दौड़े। हाँफते हुए। मैं साइकिल पर भी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाए। मिस्टी को एक वाक्य पूरा करने में काफी समय लगा। इससे पहले कि मिस्टी और कुछ शिकायत कर पाती, ऐश ने इंद्रधनुषी पंख उसके सामने रख दिया। मिस्टी, जो बात जारी रखना चाहती थी, इंद्रधनुषी पंख को देखकर तुरंत मोहित हो गई। क्या ये हो का पंख है? ये कितना सुंदर है। मिस्टी ने ऐश के हाथ से इंद्रधनुषी पंख लिया और उसे अपने हाथों से खेलने लगी। वह उसे नीचे नहीं रख पा रही थी, लेकिन जैसे ही मिस्टी ने इंद्रधनुषी पंख लिया, वह पंख जो पहले खूबसूरत रंगों से भरा था, धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। मिस्टी एक पल के लिए जम गई। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। क्या क्या हो रहा है ऐश? ये पंख अचानक भूरा क्यों हो गया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ऐश ने भी उलझन भरे भाव से अपना सिर खुजाया और कुछ अनिश्चितता से कहा, मुझे भी नहीं पता। अभी तो सब ठीक था। क्या हो से अलग होने की वजह से ऐसा हो गया है? शायद पहले तो ये रंगीन इसलिए था क्योंकि हो से अलग हुए इसे ज्यादा समय नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। ऐश, तुम इसे लो और देखो।
मिस्टी ने पंख ऐश को वापस दे दिया। जैसे ही ऐश ने इंद्रधनुषी पंख को अपने हाथ में लिया, मूल रूप से धूसर पंख तुरंत रंगों से भर गया। इंद्रधनुषी पंख से हल्की इंद्रधनुषी रोशनी भी निकल रही थी। उस झिलमिलाती रोशनी ने ऐश के कंधे पर बैठे पिकाचू को आरामदायक और सुकून का एहसास दिलाया। अरे ये! मिस्टी और ऐश ने चमकते इंद्रधनुषी पंख को देखा। दोनों एक पल के लिए अवाक रह गए। क्या ये पंख सचमुच इस बात को लेकर चुनिंदा था कि इसे कौन पकड़ेगा? इसके बाद ऐश और मिस्टी ने कई बार और प्रयोग किए और अंततः पुष्टि की कि इंद्रधनुषी पंख वास्तव में चुनिंदा था, जो केवल ऐश और ऐश के पोकेमोन को ही पहचानता था। चाहे ऐश हो या पिकाचू, इंद्रधनुषी पंख को हमेशा समान रूप से चमकीला बनाए रखता था। लेकिन जब मिस्टी ने इंद्रधनुषी पंख को पकड़ा तो उसके रंग तुरंत फीके पड़ गए। इसके दो संभावित कारण थे। एक ये कि इंद्रधनुषी पंख ने जानबूझकर मिस्टी को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन मिस्टी का दावा था कि यह बिल्कुल असंभव था। वह खुद को दयालु मानती थी और खुद को एक बेहद खूबसूरत और अजेय लड़की कहती थी, भला इंद्रधनुषी पंख उसे क्यों अस्वीकार करेगा? फिर एकमात्र दूसरा कारण यह था कि इंद्रधनुषी पंख केवल ऐश और ऐश के पोकेमोन को ही पहचानता था। अगर कोई और उस इंद्रधनुषी पंख को छूता तो वह उसी तरह धुंधला हो जाता जैसा कि अभी हुआ। मिस्टी पहले तो अपने पोकेमोन पर प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास मौजूद तीनों पोकेमोन में से किसी के भी हाथ नहीं थे। वहीं ऐश के पास केवल पिकाचू ही था, इसलिए उसकी दूसरी परिकल्पना की पुष्टि नहीं हो सकी। बहरहाल सच्चाई ये थी कि इंद्रधनुषी पंख ने केवल ऐश को ही पहचाना, जिसने मिस्टी को एक किंवदंती की याद दिला दी। इंद्रधनुषी नायक की किंवदंती। पिका पिका। लड़के और चूहे के भावों को देखकर मिस्टी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, सही है। किंवदंती है कि हो एक शुद्ध हृदय और महान क्षमता वाले प्रशिक्षक को इंद्रधनुषी नायक बनने के लिए चुनता है। वह स्वयं का एक प्रतीक नायक को देती है और नायक के परिपक्व होने के बाद वह उस प्रतीक का उपयोग करके उसे ढूंढती है और चुनौती देती है। जब तक वे उसे हरा नहीं देते, हो स्वेच्छा से नायक का पोकेमोन बन जाता है। यही इंद्रधनुषी नायक की कथा है। वाह वाह! ऐश और पिकाचू दोनों की आंखों में एक तेज चमक उठी। स्पष्ट था कि मिस्टी द्वारा सुनाई गई कहानी ने उनकी दिलचस्पी को बहुत बढ़ा दिया था। तो आप कह रहे हैं कि जब हम मजबूत हो जाएंगे तो ये पंख हमें हो को ढूंढने में मार्गदर्शन करेगा और हम उसे चुनौती दे सकेंगे? मुझे नहीं पता, आखिर ये तो बस एक किंवदंती है। वैसे ऐश, तुम हो का वर्णन करने के लिए उस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? वो तो एक देवी हैं। एक देवी? तुम्हें उसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए, तुम्हें पता है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, मैं समझ गया। ऐश ने काफी देर तक मौन रहने के बाद अंततः कुछ हद तक लाचारी से सहमति जताई। असल में हो स्त्री थी, अंतर्दृष्टि की आंख गलत हो ही नहीं सकती थी। लेकिन वह मिस्टी को ये बता नहीं सकता था, इसलिए उसके पास फिलहाल उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। चलो विरिडियन सिटी चलते हैं। आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हमें एक भरोसेमंद साथी मिला, हो को देखा और अब हमें इंद्रधनुषी पंख भी मिल गया है। हाँ, ये सब सच में इस बात का संकेत है कि मैं भविष्य में पोकेमोन मास्टर बनूंगा, है ना पिकाचू? पिका पिका, आप जो भी कहते हैं वही सही है। पिकाचू ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, फिर ऐश के बालों को खींचकर उसे जल्दी करने का इशारा किया क्योंकि उसे भूख लगी थी। भूख लगी है? मेरे पास कुछ इंस्टेंट स्नैक्स हैं, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? तुम्हें वो पसंद नहीं आए? तुम्हें टमाटर का स्वाद चाहिए? अरे, तुम तो बहुत नखरे कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब ऐश और पिकाचू आगे मस्ती कर रहे थे, मिस्टी पीछे से उन्हें देख रही थी। उसकी पन्ना जैसी आंखों में एक विचारशील भाव दिखाई दे रहा था। हालांकि वे एक दूसरे को आधे दिन से भी कम समय से जानते थे, लेकिन ऐश द्वारा प्रदर्शित चमत्कार मानवीय समझ से कहीं परे थे। चाहे वह निहत्थे स्पियरों के झुंड से लड़ना हो, कार की गति से दौड़ना हो, या अब हो का सामना करना और संभवतः इंद्रधनुषी नायक बनना हो, इन सब ने साबित कर दिया कि ऐश असाधारण था। हालांकि ऐश कभी कभी अज्ञानता का भाव दिखाता था, लेकिन इससे उसकी अपार क्षमता का तथ्य नहीं बदलता था। एक अनुभवहीन जिम ट्रेनर के रूप में मिस्टी को पूरा विश्वास था कि ऐश भविष्य के चैंपियनों में अपना स्थान अवश्य बनाएगा। शायद लियोन के स्तर का ट्रेनर बनना भी असंभव नहीं था। यहाँ तक कि लियोन ने भी शायद अपनी यात्रा की शुरुआत में ही सदियों में एक बार प्रकट होने वाले किसी पौराणिक पोकेमोन का सामना नहीं किया होगा। खैर, जो भी हो, मुझे लगता है कि उसके साथ रहने से मुझे फायदा ही हुआ है। उसके बिना शायद मैं हो को कभी देख ही नहीं पाती। उसके साथ यात्रा करना शायद मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था, मिस्टी ने धीरे से कहा और फिर जल्दी से ऐश के पीछे चल दी। उसी रात 2 बजे ऐश और मिस्टी विरिडियन शहर पहुंचे। तब तक विरिडियन शहर एक अंधेरा शहर बन चुका था। सड़कों पर बस कुछ ही स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं। उन्हें मूल रूप से विरिडियन सिटी जाने से पहले एक रात आराम करना था, लेकिन ऐश कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रहा था, इसलिए वे रात भर विरिडियन सिटी की ओर दौड़ पड़े। आधी रात को सड़कें सुनसान थीं और ऐश और मिस्टी बिना किसी बाधा के विरिडियन सिटी पोकेमोन सेंटर पहुंच गए।
पोकेमोन सेंटर की नर्स जॉय पहले ही सो चुकी थी, इसलिए फ्रंट डेस्क पर रात की निगरानी के लिए केवल एक चांसी ही मौजूद था। आमतौर पर एक पोकेमोन सेंटर में केवल एक ही नर्स जॉय होती है, इसलिए पोकेमोन के साथ नाइट शिफ्ट को बारी बारी से करना पड़ता है, अन्यथा लोहे का बना शरीर भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। नींद में डूबी चांसी हलचल सुनकर तुरंत जाग उठी। ऐश और बाकी लोगों को देखकर वह तुरंत आगे आए, सम्मानपूर्वक झुकी और धीरे से किस्मत अच्छी है जैसी बातें कहने लगी। हेलो, क्या यहाँ कोई खाली कमरा है? मैं एक ट्रेनर हूँ जिसने अभी अभी अपना सफ़र शुरू किया है। ये रहा मेरा पहचान पत्र। ऐश ने अपना पोकेडेक्स निकाला और चांसी से बात की। पोकेडेक्स में ट्रेनर के प्रस्थान की तारीख और उनकी व्यक्तिगत पहचान दर्ज होती थी। पोकेडेक्स होने से बाहर निकलने पर पहचान पत्र ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। यह एक बेहद सुविधाजनक उपकरण था। हालांकि बहुत कम संख्या में नवोदित प्रशिक्षकों के पास ही ऐसा उपकरण हो सकता है। इसके अतिरिक्त लीग के नियमों में यह प्रावधान था कि यात्रा के पहले वर्ष में प्रशिक्षकों को पोकेमोन केंद्रों में मुफ्त आवास और दैनिक भोजन मिल सकता है। यह नए प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सब्सिडी थी ताकि अधिक से अधिक लड़के और लड़कियां प्रशिक्षक बन सकें। लीग के लिए यह सब्सिडी कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन हर साल प्रतिभाशाली प्रशिक्षकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ये खर्च सार्थक साबित हुआ। किस्मत अच्छी है। चांसी ने ऐश द्वारा आगे बढ़ाए गए पोकेडेक्स को ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए स्वागत का इशारा किया। वह ऐश को बता रही थी कि अंदर अभी भी कमरे खाली हैं। ओह, ये मेरी यात्रा साथी मिस्टी है। उसे भी मुफ्त आवास मिलना चाहिए, है ना? ऐश ने मिस्टी की ओर इशारा करते हुए पूछा। किस्मत अच्छी है। चांसी की उंगलियां लगातार हिल रही थीं, मानो वह कुछ कहना चाह रही हो। कोई और होता तो शायद चांसी की बात समझ ही नहीं पाता, लेकिन ऐश के पास ऑरा पावर थी, इसलिए पोकेमोन को समझना उसके लिए बहुत आसान था। जब तक हम एक ही कमरे में रहते हैं तब तक ठीक है। कमरे में 2 बंक बेड हैं। ठीक है, धन्यवाद चांसी। ऐश ने हाथ हिलाकर चांसी को धन्यवाद दिया। ये कहना ही पड़ेगा कि आई ऑफ इनसाइट कौशल वाकई उपयोगी था। इसके बिना उसे शायद अभी चैंसी का नाम जानने के लिए पोकेडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन आई ऑफ इनसाइट की मदद से कम नामों जैसी चीज़ों के लिए उसे अब उन्हें स्कैन करने के लिए पोकेडेक्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। चांसी के मार्गदर्शन में ऐश और मिस्टी पोकेमोन सेंटर के एक कमरे में पहुंचे। कमरा बहुत ही साधारण था, जिसमें बीच में एक गलियारे के साथ 2 बंक बेड थे और नहाने, शौचालय का उपयोग करने और हाथ मुंह धोने के लिए एक बाथरूम था। कुल मिलाकर छोटा होने के बावजूद इसमें वह सब कुछ था जिसकी किसी को आवश्यकता हो सकती है। धन्यवाद चांसी, मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपको इतनी रात को परेशान किया, मिस्टी ने माफ़ी मांगते हुए कहा और चांसी के गोल मटोल सिर पर हाथ फेरा। इस बीच ऐश और पिकाचू पहले ही बिस्तर पर लेट चुके थे और सुकून भरी आवाज़ें निकाल रहे थे। तुम दोनों अपनी आवाज़ धीमी रखो, लोगों की नींद खुल जाएगी। मिस्टी ने पीछे मुड़कर अपने गाल फुलाए और असंतुष्ट भाव से बोली। माफ़ करना, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से बिस्तर पर नहीं सोया, जबकि घर से निकले हुए सिर्फ एक दिन ही हुआ है। सफ़र का अनुभव ऐसा ही होता है, ऐश ने माफ़ी मांगते हुए कहा और कापकिक मारकर बिस्तर से उछल पड़ा। पिकाचू ने भी माफ़ी मांगने वाला भाव दिखाया और शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। मैं तुम लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकती। तुम और पिकाचू इस बिस्तर पर सो जाओ और मैं यहाँ सो जाऊंगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे बारे में कोई गलतफहमी मत पालना। भले ही मैं दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हूँ, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान है। अगर तुमने सोते समय मुझे कुछ भी करने की हिम्मत की, तो मेरे मुंह से सावधान रहना। मिस्टी ने अपनी मुट्ठी लहराई, जिसमें ज़्यादा डराने वाला प्रभाव नहीं था, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे पर एक धमकी भरा भाव आ गया। मज़ेदार विचार, आपका क्या मतलब है? तुम, मिस्टी ने ऐश की ओर इशारा किया, उसकी उंगली थोड़ी कांप रही थी। अगर कोई और होता तो वह ज़रूर सोचती कि वे उसे नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन ऐश के मामले में शायद उसे सच में पता ही नहीं था। हालांकि उन्होंने साथ में ज़्यादा समय नहीं बिताया था, फिर भी ऐश के व्यक्तित्व और विचारों को समझना बेहद आसान था। ये लड़का साफ तौर पर ऐसा था जिसे लड़के लड़कियों के रिश्तों की कोई समझ नहीं थी, वरना मिस्टी कभी भी उसके साथ एक ही कमरे में नहीं सोती, चाहे बिस्तर अलग ही क्यों न हो। जिस कारण से वह ऐश के साथ एक कमरा साझा करने के लिए तैयार थी, उसका एक कारण आज की उनकी बातचीत से ऐश के बारे में उसकी धारणा थी, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि ऐश को हो की स्वीकृति मिल गई थी। हो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता। ये बात किसी भी अन्य धारणा या जानकारी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इसीलिए मिस्टी को ऐश के साथ एक ही कमरे में रहना सुरक्षित लगा। उसने जो कठोर शब्द कहे थे वे महज एक सहज प्रतिक्रिया थे, लेकिन ऐश की प्रतिक्रिया ने उसे लगभग खुद पर ही गुस्सा दिला दिया। उसे धमकियां देने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर और कुछ नहीं तो मैं सोने जा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन के बारे में तुमसे कल बात करूंगा।
रास्ते में ऐश ने मिस्टी से पोकेमोन लीग कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्ट्रेशन के तरीके और कांटो लीग की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा था। लेकिन मिस्टी, जो पूरे दिन यात्रा कर रही थी, बहुत थक गई थी, इतनी थक गई थी कि उसके पास ऐश को जवाब देने की भी ऊर्जा नहीं थी, इसलिए इस मामले को कल के लिए छोड़ दिया गया। रुको, मैंने अभी तक नहाया नहीं है। आह, मैं तो मरने वाली हूँ। मिस्टी, जो बिस्तर पर गिर पड़ी थी, अचानक उठ बैठी। उसके थके हुए चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट के भाव थे। इतनी खूबसूरत लड़की होने के नाते वह बिना नहाए कैसे सो सकती थी। अगर वहां कोई सुविधा नहीं होती तो बात अलग थी, लेकिन बाथरूम बिल्कुल पास में होने के कारण वह धूल मिट्टी में लिपटे रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐश, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मेरे नहाने के बाद तुम अंदर आ जाना। हालांकि ऐश के लिए झांकना लगभग नामुमकिन था, फिर भी मिस्टी को आज ही मिले लड़के का उसके नहाते समय बाहर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यह एक मानसिक बेचैनी थी। ठीक है, ऐश ने पिकाचू को उठाया और बेफिक्र होकर बाहर चला गया। वैसे भी उसका अभी सोने का कोई इरादा नहीं था। उसके मन में ढेरों सवाल थे जिन्हें वह चैट ग्रुप के बड़े लोगों से पूछना चाहता था। रास्ते में होने के कारण उसे चैट ग्रुप में शामिल होने का मौका ही नहीं मिला था। अब जब मिस्टी नहा रही थी और वह बाहर खड़ा था तो उसने कुछ सवाल पूछने का मौका ढूंढ लिया। नया खिलाड़ी ऐश, बड़े लोग, आपातकालीन मदद चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हो किस तरह का जीव है? क्या यह एक पौराणिक पोकेमोन है? इसमें क्या खास बात है? रेनबो हीरो ऐश, क्या तुम हो से मिले अपनी यात्रा के पहले ही दिन? नया खिलाड़ी ऐश, हाँ। बड़े साहब, आपका नाम? क्या आप भी अपने पहले दिन हो से मिले थे? क्या रेनबो हीरो की उपाधि वही पौराणिक उपाधि नहीं थी जिसका जिक्र मिस्टी ने पहले उससे किया था? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या इस नए प्रकट हुए ऐश की भी हो से मुलाकात उसी की तरह हुई थी? इंद्रधनुषी हीरो ऐश, असल में इस समूह में हम में से काफ़ी लोग हो से मिल चुके हैं, लेकिन यात्रा के पहले ही दिन उससे मिलना अभी भी काफ़ी दुर्लभ है। क्या आपको इंद्रधनुषी पंख मिला? नया खिलाड़ी ऐश, जी हाँ, जी हाँ। मैं भी यही पूछना चाहता था कि यह चीज़ किस काम की है। मिस्टी के पकड़ने पर पंख का रंग भूरा क्यों हो गया, जबकि मेरे पकड़ने पर वह रंगीन ही रहा? इंद्रधनुषी हीरो ऐश, तुम्हें सचमुच इंद्रधनुषी पंख मिल गया। समूह में कई लोग हो से मिल चुके हैं, लेकिन मेरे अलावा तुम दूसरे हो जिसे इंद्रधनुषी पंख मिला है। पूरे समूह में ऐश के कई ऐसे रूप थे जो हो से मिल चुके थे, लेकिन इससे पहले रेनबो हीरो ऐश ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इंद्रधनुषी पंख प्राप्त किया था, इसीलिए उसने उस नाम का इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास न केवल इंद्रधनुषी पंख थे, बल्कि उसने अंततः हो को हराकर पकड़ भी लिया था। हालांकि समूह में ऐश के कई रूप थे, लेकिन किसी पौराणिक या महान पोकेमोन को पकड़ने में सक्षम ऐश का होना फीनिक्स के पंखों और यूनिकॉर्न के सींगों जितना ही दुर्लभ था। नया खिलाड़ी ऐश, अरे, बाकी बड़े खिलाड़ियों में से किसी को इंद्रधनुषी पंख नहीं मिला। आखिर इस पंख का काम क्या है? क्या ये वाकई हो की परीक्षा स्वीकार करने के लिए है, जैसा कि मिस्टी ने कहा था? इंद्रधनुषी हीरो ऐश, तुम्हारी साथी मिस्टी बहुत कुछ जानती है। जी हाँ, यह इंद्रधनुषी पंख उस परीक्षा की सीढ़ी है जो हो अपने चुने हुए प्रशिक्षकों को देता है। हालांकि इसके अलावा इस इंद्रधनुषी पंख के और भी कई उपयोग हैं। इंद्रधनुषी हीरो ऐश, आपने गौर किया होगा कि इंद्रधनुषी पंख की उपस्थिति में जीव जंतुओं का विकास असाधारण रूप से तेज होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हो की जीवन शक्ति इंद्रधनुषी पंख में विद्यमान है। यदि कोई मनुष्य इसे लंबे समय तक धारण करे तो ये शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकता है, जीवन शक्ति में वृद्धि कर सकता है और जीवन काल को लंबा कर सकता है। मेरे अनुमान के अनुसार ये किसी व्यक्ति के जीवन काल में कम से कम 50 वर्ष जोड़ सकता है। नया खिलाड़ी ऐश, ये क्या हो रहा है? 50 साल? एक पंख से उम्र 50 साल बढ़ सकती है? आप मजाक कर रहे हैं, है ना? हालांकि इंद्रधनुषी पंख का प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं था। रेनबो हीरो ऐश, अगर किसी पोकेमोन के पास रेनबो विंग है तो उसकी जीवन शक्ति भी उसी तरह बढ़ जाती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उसका एचपी भी बढ़ जाता है। मेरे पास ब्रीडिंग ऐश जैसी क्षमता को पहचानने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन रेनबो विंग वाले मेरे पोकेमोन के प्रदर्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि यह चीज़ पोकेमोन को एचपी के मामले में उनकी क्षमता की सीमाओं को पार करने में मदद कर सकती है। रेनबो हीरो ऐश, इतना ही नहीं, साथ रखने पर यह युद्ध के दौरान समय समय पर थोड़ा थोड़ा एचपी बहाल कर सकता है और साथ ही अग्नि प्रकार और उड़ने वाले प्रकार के हमलों की शक्ति को भी बढ़ा सकता है। इसे एक सुपर सपोर्ट आइटम कहा जा सकता है। नया खिलाड़ी ऐश, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह कहना चाहिए या नहीं, लेकिन यह इंद्रधनुषी पंख, क्या ये सचमुच एक पंख था या ये कोई गुप्त कोड था? ऐश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक छोटा सा पंख इतना भयानक उपयोगी हो सकता है। जीवन को लंबा करना, पोकेमोन को संभावित सीमाओं को पार करने में मदद करना, युद्ध के दौरान पोकेमोन को एचपी रिकवर करने में मदद करना, दो मौलिक चालों की शक्ति को बढ़ाना और इंद्रधनुषी नायक की परीक्षा की कुंजी के रूप में कार्य करना। इन सभी प्रभावों को मिलाकर देखें तो यह चीट कोड से किस प्रकार भिन्न है? नया खिलाड़ी ऐश,
ये तो बस एक पंख है ना? क्या सच में एक पंख इतना बड़ा असर डाल सकता है? चैंपियन ऐश: हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि यह एक पौराणिक जीव का पंख है। लोग पौराणिक जीवों की खोज उनकी दुर्लभता और उनकी शक्ति दोनों के कारण करते हैं। चैंपियन ऐश: पौराणिक जीव जन्म से ही अत्यधिक शक्तिशाली और असाधारण क्षमता वाले होते हैं। बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के भी वे आसानी से एलीट स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पौराणिक जीवों की क्षमता आमतौर पर एक या उससे ऊपर होती है। साधारण पोकेमोन से कहीं अधिक उनकी नस्लीय क्षमताओं के साथ मिलकर वे समान स्तर की लड़ाइयों में अजेय होते हैं। चैंपियन ऐश: इसके अलावा पौराणिक जीव का हर हिस्सा एक खजाना है। उनके द्वारा प्राप्त वस्तुएं साधारण पोकेमोन के लिए दुर्लभ संवर्धन वस्तुएं हैं और यहां तक कि स्वयं पर भी शक्तिशाली संवर्धन प्रभाव डालती हैं। विशेष रूप से उन पोकेमोन के लिए जो गॉड डोमेन लेवल तक पहुंच जाते हैं, उनके पूरे शरीर में गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। नया खिलाड़ी ऐश: भगवान स्तर। ये किस तरह का स्तर है? क्या ये चैंपियन से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है? रणनीतिक उस्ताद ऐश: मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि चैंपियन और गॉड डोमेन एक ही स्तर पर नहीं हैं। चैंपियन के खिलाफ मेरी रणनीति बहुत कारगर साबित हो सकती है। अगर मुझे 6 एलीट 4 लेवल के पोकेमोन 6 चैंपियनों से लड़ने के लिए दिए जाएं तो मेरे जीतने की संभावना 30% होगी। लेकिन अगर मुझे 6 चैंपियन स्तर के पोकेमोन एक गॉड डोमेन स्तर के पोकेमोन से लड़ने के लिए दिए जाएं तो मेरे जीतने की संभावना 20% से भी कम होगी। टैक्टिकल ऐश की युद्ध रणनीतियां ऐसी थीं कि चैंपियन ऐश भी आश्चर्यचकित रह जाता था। 6 चैंपियन के खिलाफ 6 एलीट के साथ भी उसकी जीत का प्रतिशत 30% था। फिर भी 6 चैंपियन के मुकाबले एक गॉड डोमेन लेवल के खिलाड़ी के साथ उनकी जीत का प्रतिशत 20% से भी कम था। इससे पता चलता है कि चैंपियन और गॉड डोमेन के बीच का अंतर वास्तव में कितना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। चैंपियन ऐश: आमतौर पर गॉड डोमेन लेवल पोकेमोन का एक और नाम होता है टिया एक गॉड। जो पोकेमोन गॉड डोमेन लेवल तक पहुंच जाता है, वह जरूरी नहीं कि टिया एक गॉड ही हो, लेकिन टिया एक गॉड निश्चित रूप से गॉड डोमेन लेवल तक पहुंच सकता है। टिया एक गॉड्स में अग्रणी है, इसीलिए उसके पंख का इतना शक्तिशाली प्रभाव होता है। प्रथम श्रेणी का भगवान। ऐश ने चुपचाप इस शब्द को याद कर लिया। के कारनामों के बारे में समूह में कुछ और सवाल पूछने के बाद उसने चैट से लॉग आउट कर दिया। वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद ऐश ने सबसे पहले पिकाचू को स्पीड लिमिट बढ़ाने का इनाम दिया। लॉटरी ड्रॉ के बाद वह आई ऑफ इनसाइट में इतना खो गया था कि वह दूसरे इनाम के बारे में भूल ही गया था। समूह में किसी के जिक्र करने पर ही ऐश को अचानक याद आया। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्पीड लिमिट पोकेमोन की गति क्षमता की ऊपरी सीमा को बढ़ा सकती है। अगर ऐश को एस रैंक पोकेमोन मिलता तो पिकाचू की गति क्षमता तुरंत एस रैंक तक पहुंच जाती। अगर यह ए रैंक का भी होता तो पिकाचू की अधिकतम क्षमता एक स्तर तक बढ़ सकती थी। लेकिन अगर यह सिर्फ सी रैंक का होता तो प्रभाव तो होता, पर उतना स्पष्ट नहीं होता। समूह के विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार यदि किसी पोकेमोन की क्षमता ए रैंक पर है और आप उसे सी रैंक स्टेट लिमिट बढ़ाने वाला फीड देते हैं तो ए रैंक से एस रैंक तक की सफलता पूरी करने में संभवतः 100 से अधिक समय लगेगा। हालांकि ऐश के पास इस समय केवल पिकाचू ही एकमात्र पोकेमोन था। उसे कुछ देना तो बस देना ही था। धीरे धीरे, देर सवेर, वह पिकाचू की सभी क्षमताओं को एस रैंक तक पहुंचा सकता था। पिकाचू को स्पीड लिमिट खिलाने के बाद पिकाचू को कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन ऐश ने देखा कि पिकाचू के स्पीड स्टैट्स डीबी जोड़ से बदलकर सीबी जोड़ हो गए थे। ऐश को यह उम्मीद नहीं थी कि यह चीज़ वास्तव में पिकाचू के स्टेट में होने वाले उतार चढ़ाव की निचली सीमा को बढ़ा देगी। अभी अभी समूह में ऐश ने पिकाचू के असामान्य स्टैट्स में उतार चढ़ाव के बारे में पूछा था। समूह के सभी विशेषज्ञों ने कहा कि यह एक सामान्य घटना है। चैंपियन स्तर तक पहुंचने से पहले पिकाचू के आंकड़े लगातार बदलते रहते थे। ऐसा लगता था कि यह हर दुनिया के पिकाचू की एक विशेष विशेषता थी। जहां तक इन उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने की बात है तो ऐसा लगता था कि यह पिकाचू के मूड, सामने आई लड़ाइयों, आसपास के वातावरण आदि से संबंधित था। यह एक ऐसा उतार चढ़ाव था जिसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। इस उतार चढ़ाव के कारण पिकाचू का युद्ध प्रदर्शन अस्थिर हो गया। ये प्रशिक्षक के निर्देशों और स्वयं पिकाचू दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। आखिरकार किस पोकेमोन में एक लड़ाई में जिम लीडर स्तर के बराबर युद्ध शक्ति प्रदर्शित करने की क्षमता होती है और अगली ही लड़ाई में अचानक वह सुपीरियर स्तर पर गिर जाती है। क्षति का आकलन करने, वार झेलने और युद्ध के सभी पहलुओं के लिए यह बेहद मुश्किल था। खासकर सामरिक उस्ताद ऐश के लिए, जो समूह में अपनी रणनीति के लिए प्रसिद्ध था। शुरुआत में पिकाचू ने उसे बुरी तरह हरा दिया था। कभी कभी पिकाचू निर्णायक तुरुप का पत्ता साबित होता था, लेकिन कभी कभी वह पूरी तरह से निराशाजनक भी होता था। चैंपियन स्तर पर पहुंचने के बाद ही उसके आंकड़े पूरी तरह से स्थिर हो पाते थे। लेकिन अब चैट ग्रुप लॉटरी से प्राप्त स्टेट लिमिट में वृद्धि से पिकाचू को अपने अस्थिर स्टेट्स को स्थिर करने में मदद मिलती दिख रही थी, जो एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुला। मिस्टी,
पजामा पहने और अपने बाल सुखाते हुए बाहर निकली और लापरवाही से बोली, मैंने नहाना खत्म कर लिया है, आप जाए। अगर दूसरे लोग इस दृश्य को देखते तो वे सोचते कि वे एक विवाहित जोड़ा हैं। मुझे तो नहाने की ज़रूरत नहीं है ना? कल नहाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, तुम तो बिल्कुल गंदे हो। देखो, स्पियरो से लड़ाई के बाद तुम पर कितनी धूल जमी है, बारिश के दिन की कीचड़ और पत्थर की दीवारों से टिकने की वजह से कितनी गंदगी है। खैर, अभी जाकर नहा लो। ऐश ने आंखें घुमाई और कुछ हद तक बेबसी से कहा, ठीक है, सच कहूँ तो तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, तुमने गलत सुना। उसकी आवाज़ बंद होते ही ऐश पिकाचू के साथ बाथरूम में भागा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कपड़े बदलने के लिए अपने स्पेशल बैकपैक में तलाशी लेने के लिए वापस बाहर भागा और फिर अंदर चला गया। मिस्टी ने इन सभी घटनाओं को देखते हुए काफ़ी देर तक अपनी सांस रोके रखी, लेकिन आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी। मुझे लगता है कि आने वाला सफ़र काफ़ी दिलचस्प होगा। मिस्टी ने धीरे से बुदबुदाते हुए अपने लंबे रेशमी बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर निकाला। ऐश के नहाने के बाद दोनों सीधे अपने बिस्तर पर सो गए। आज के अनुभव ऐश के लिए पिछले 15 वर्षों के अनुभवों से कहीं अधिक रोमांचक, उत्साहवर्धक और थकाने वाले थे। सुपर पैलेट टाउन जैसी शारीरिक क्षमता होने के बावजूद थकान महसूस होना स्वाभाविक था। दोनों भोर तक बड़ी शांति से सोए। सुबह नहाने धोने के बाद दोनों पोकेमोन सेंटर के फ्रंट डेस्क पर पहुंचे। मिस्टी ने ऐश को कांटो लीग के पोकेमोन सम्मेलन इंडिगो पठार सम्मेलन के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। पोकेमोन सम्मेलन प्रत्येक क्षेत्र में आयोजित होने वाली एक भव्य प्रतियोगिता है। सामान्यतः ये प्रतियोगिता वर्ष में एक बार होती है। आरंभ समय क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, हमारे कांटो इंडिगो पठार सम्मेलन की शुरुआत 6 महीने में होगी, जबकि जोहतो का सिल्वर सम्मेलन जल्द ही शुरू होने वाला है। पोकेमोन सम्मेलन शुरू होने से एक दिन पहले प्रतिभागियों को क्वालिफाई करने के लिए 8 जिम लीडर बैच के साथ पंजीकरण करना होगा। आपके पास 8 से अधिक बैच हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 8 से कम नहीं। यदि आप प्रतियोगिता के दिन ही सभी बैच एकत्र कर पाते हैं तो दुर्भाग्यवश आपको अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। इसके अलावा इस वर्ष आपके द्वारा एकत्र किए गए सभी जिम बैच अमान्य हो जाएंगे और आपको फिर से शुरुआत करनी होगी। इस बिंदु पर मुझे आशा है कि पाठक सुगम पठन अनुभव के लिए हमारे डोमेन नाम को याद रखेंगे। मिस्टी ने ऐश को पोकेमोन सम्मेलन के नियमों के बारे में विस्तार से समझाया। नियमों की दृष्टि से पोकेमोन सम्मेलन को काफ़ी सख्त कहा जा सकता है। प्रतिभागियों को एक वर्ष के भीतर 8 जिम बैच एकत्र करने होते हैं, लेकिन सभी प्रशिक्षकों को पूरा वर्ष नहीं मिलता। वास्तव में अधिकांश प्रशिक्षकों के पास अपने बैच एकत्र करने के लिए पूरा वर्ष नहीं होता है। आखिरकार हर ट्रेनर अलग अलग समय पर अपनी यात्रा शुरू करता है। पोकेमोन सम्मेलन के ठीक बाद यात्रा शुरू करना बहुत भाग्य और संयोग की बात है। ऐश जैसे व्यक्ति के लिए यह उसकी यात्रा का केवल दूसरा दिन था, जबकि इंडिगो पठार सम्मेलन केवल 6 महीने में शुरू होने वाला था। इसका मतलब था कि ऐश को 6 महीने के भीतर 8 जिम बैच हासिल करने थे, अन्यथा वह इंडिगो पठार सम्मेलन में भाग लेने से वंचित रह जाता। क्या जिम को हराना मुश्किल है? ऐश ने उत्सुकता से पूछा। ये कठिन है, लेकिन सरल भी है। जिम का मुख्य उद्देश्य लीग द्वारा प्रशिक्षकों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण चौकियों और सीमाओं के रूप में कार्य करना है। उनकी शक्ति औसत प्रशिक्षकों की तुलना में कहीं अधिक होती है। यदि वे वास्तव में अपनी पूरी शक्ति से चुनौती देने वालों से लड़ें, तो बहुत कम लोग ही जिम की परीक्षा पास कर पाएंगे। इसलिए जिम लीडर आमतौर पर प्रशिक्षकों के बैच और उनके प्रशिक्षण के अनुभव के आधार पर परीक्षा लेते हैं। आपके पास जितने अधिक बैच होंगे और आपका प्रशिक्षण जितना लंबा होगा, जिम लीडर उतना ही अधिक नियंत्रण रखेंगे। जिम लीग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित चौकियां हैं। यदि वे हर चुनौती देने वाले के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते तो ये परीक्षा अर्थहीन हो जाती, क्योंकि यह वास्तव में कोई परीक्षा नहीं होती। मान लीजिए कि एक नौसिखिया ट्रेनर पैलेट टाउन से एक शुरुआती पोकेमोन और ज़्यादा से ज़्यादा घर के पास पकड़े गए रेटेटा या पिज्जी के साथ निकला है, और फिर उसका सामना एक पेशेवर स्तर या जिम लीडर स्तर की ताकत वाले पोकेमोन से होता है। नौसिखिया ट्रेनर की रणनीति को छोड़ दें तो इतने बड़े स्तर के अंतर के साथ एक चैंपियन भी जीत नहीं पाएगा। इसलिए जिम लीडर आमतौर पर चुनौती देने वालों के खिलाफ मैचों में अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर कोई चुनौती देने वाला वास्तव में जिम लीडर की पूरी ताकत को मात दे सकता है, तो यह साबित करता है कि चुनौती देने वाले में चैंपियन बनने की क्षमता है। गलतफहमी न पालें, यहाँ जिस चैंपियन का जिक्र है वह लीग चैंपियन नहीं, बल्कि लीग कॉन्फ्रेंस चैंपियन है। दोनों में कुछ ही शब्दों का अंतर है, लेकिन उनका वास्तविक अर्थ बिल्कुल अलग है। सामान्यतः लीग कॉन्फ्रेंस चैंपियन की क्षमता पेशेवर स्तर से लेकर जिम लीडर स्तर तक होती है। केवल कुछ ही लीग चैंपियन एलीट 4 स्तर की क्षमता रखते हैं। अगर प्रतियोगिता में भाग ले रहे किसी एलीट 4 लेवल के ट्रेनर से आपका सामना हो जाता है, तो आप खुद को बदकिस्मत ही समझिए।
उस स्तर के ट्रेनर लीग कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस चैंपियन का खिताब जीतने के लिए नहीं आते, उनका लक्ष्य एलीट फोर में जगह बनाना होता है। चूंकि कॉन्फ्रेंस चैंपियन को एलीट फोर को चुनौती देने का मौका मिलता है, इसलिए जीतने पर वे उनमें से किसी एक की जगह ले सकते हैं। मिस्टी ने अपनी सुनहरी उंगलियों को हिलाते हुए महत्वपूर्ण भाव से बात की। अब तक ऐश लीग कॉन्फ्रेंस के लगभग सभी नियम सीख चुका था। उसके जैसे नौसिखिए के लिए, जिसने अभी तक एक भी जिम बैज हासिल नहीं किया था, जिम ट्रायल्स इतने मुश्किल नहीं होंगे। ऐश का चिंतित दिल थोड़ा शांत हुआ। उसने पोकेमोन लीग के रिसेप्शन डेस्क पर अपना पोकेडेक्स निकाला और लीग कॉन्फ्रेंस के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण करा लिया। इसके बाद नस जॉय ने ऐश को एक नक्शा दिया जिसमें उन शहरों को चिन्हित किया गया था जहां जिम स्थित थे। नस जॉय को अचानक कुछ याद आया और उसने मुस्कुराते हुए ऐश से कहा, वैसे तुम पैलेट टाउन के दूसरे ट्रेनर हो जो विरिडियन सिटी पहुंचे हो और साथ ही दूसरे पोकेडेक्स धारक भी हो। दूसरा, पहला कौन था? ऐश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर झट से पूछा। वह और मिस्टी इतनी जल्दी विरिडियन सिटी इसलिए पहुंच पाए क्योंकि उनका पीछा स्पीरो कर रहा था और वे रात के अंधेरे में यात्रा कर रहे थे। ये गति वाकई बहुत तेज होनी चाहिए थी, भले ही उसने देर से शुरुआत की हो, उससे तेज कोई नहीं होना चाहिए था। पहला लड़का गैरी था। ऐसा लग रहा था कि वह एक स्पोर्ट्स कार में आया था। जब वह पोकेमोन सेंटर पहुंचा तो उसकी लाल स्पोर्ट्स कार को देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई। नस जॉय ने कल गैरी से हुई मुलाकात को याद करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। एक स्पोर्ट्स कार, वो गैरी तो वाकई मौज मस्ती करना जानता है। ऐश ने दांत पीसते हुए नाखुशी भरे चेहरे से कहा। वह अपने पैरों पर चलकर पूरी दुनिया की यात्रा कर रहा था, जबकि गैरी एक स्पोर्ट्स कार चला रहा था। उनके साथ होने वाले व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। यात्रा का असली अर्थ रास्ते के नज़ारों में निहित होता है। भले ही वह गैरी तुमसे तेज दौड़ता हो, लेकिन उसके लिए आसपास के नज़ारे बस एक गुजरते बादल के समान हैं। ऐसी यात्रा से उसे कोई लाभ नहीं होगा, मिस्टी ने ऐश से अर्थपूर्ण ढंग से कहा। बिल्कुल, तेज होने का क्या फायदा? गैरी के अनुभव तो मेरे अनुभवों के सामने कुछ भी नहीं हैं। सफर के पहले ही दिन मैंने उम्फ! ऐश के बात पूरी करने से पहले ही छोटे छोटे सुंदर हाथों ने उसका मुंह कसकर ढक लिया। मिस्टी ऐश के पीछे खड़ी थी और सुंदर चेहरे के साथ नस जॉय को माफी मांगते हुए सिर हिला रही थी। फिर उसने झट से एक हाथ से ऐश की गर्दन पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसका मुंह ढकते हुए उसे रिसेप्शन डेस्क से दूर खींच ले गई। रिसेप्शन डेस्क से कुछ दूरी पर जाने के बाद मिस्टी ने आखिरकार ऐश का मुंह छोड़ दिया। ऐश ने हौंफते हुए असंतोष से कहा, मिस्टी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मिस्टी की ताकत को देखते हुए ऐश आसानी से खुद को छुड़ा सकता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने जल्दबाजी की तो कहीं गलती से उसे चोट न लग जाए। साथ ही उसे लगा कि मिस्टी ने जो किया उसके पीछे कोई वजह होगी, इसलिए उसने ज्यादा संघर्ष नहीं किया। लेकिन मिस्टी द्वारा उसका मुंह ढकना और उसकी गर्दन पकड़ना लगभग एक हत्या का प्रयास था। मिस्टी ने आंखें घुमाईं और अवाक होकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? क्या तुम सच में सबके सामने सड़क पर उसे देखने के बारे में बात करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग उस पोकेमोन को पाने की चाह रखते हैं? अगर किसी को पता चल गया कि यात्रा के पहले ही दिन तुम्हारी मुलाकात उससे हुई, तो पूरी यात्रा में अनगिनत लोग तुम्हें निशाना बनाएंगे। अक्ल का इस्तेमाल करो। ये सुनकर ऐश थोड़ी देर रुका और फिर शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाते हुए बोला, माफ़ करना, मैंने ठीक से सोचा नहीं। मिस्टी, तुम्हारा सावधान रहना सही है। जैसा कि मिस्टी ने कहा था, अगर यह बात फैल गई कि उसका सामना हो से हुआ था, एक ऐसा प्राणी जो सैकड़ों वर्षों से दुनिया के सामने प्रकट नहीं हुआ था, तो उसकी यात्रा निश्चित रूप से कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होगी। हो एक ऐसी शक्ति है जिसे दुनिया के अच्छे और बुरे दोनों पक्ष जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अन्य पौराणिक पोकेमोन की तुलना में हो कहीं अधिक आकर्षक है, क्योंकि किंवदंती कहती है कि जो भी हो से मिलता है उसे जीवन भर सौभाग्य प्राप्त होता है, और यदि कोई हो को पहचान लेता है या उसे पकड़ने में सफल हो जाता है, तो उसकी आयु भी काफ़ी बढ़ सकती है। मनुष्यों के लिए अमरता जैसी किसी चीज़ की खोज और लालसा 90% से अधिक लोगों द्वारा की जाती है। इसलिए हो से मिलने के बारे में जितने कम लोगों को पता हो, उतना ही बेहतर है, ठीक वैसे ही जैसे ऐश के पास चेक ग्रुप का अधिकार है। ऐश की समझदारी भरी माफ़ी देखकर मिस्टी ने भी राहत की सांस ली। एक तरफ तो ऐश ने उसके पिछले बुरे बर्ताव को लेकर उसे दोषी नहीं ठहराया, दूसरी तरफ ऐश समझ गई कि हो की खबर क्यों नहीं फैलाई जा सकती थी, जिससे मिस्टी को समझाने में काफ़ी मेहनत बच गई। ठीक है, मुझे अपनी माँ को फ़ोन करके बताना होगा कि मैं सुरक्षित हूँ। मिस्टी, क्या तुम्हें अपने परिवार को फ़ोन नहीं करना चाहिए? ऐश को अचानक कुछ सूझा। उसने ताली बजाई और पोकेमोन सेंटर के सार्वजनिक वीडियो फ़ोन क्षेत्र की ओर मुड़ गया। साथ ही मिस्टी से पूछा कि क्या वह फ़ोन करना चाहती है। मिस्टी ने सिर हिलाया और शांत व संयमित चेहरे से कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा परिवार बहुत व्यस्त है, उनके पास मेरी कॉल उठाने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अरे, आपका परिवार क्या करता है? वे कलाकार हैं, कुछ बहनें जो अपना असली काम नहीं करतीं।
उनसे इतनी उम्मीदें मत रखो। ओह, ऐश ने घर पर फ़ोन करके डेलिया को बताया कि वह सुरक्षित है। फिर उसने प्रोफेसर ओक को फ़ोन करके सूचित किया कि वह विरिडियन सिटी पहुंच गया है। प्रोफेसर ओक ने आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐश ने एक भी पोकेमोन नहीं पकड़ा था, जबकि गैरी पहले ही 1 दर्जन से अधिक पोकेमोन पकड़ चुका था। इस पर ऐश ने चैंपियन ऐश की एक पंक्ति उद्धृत की, पोकेमोन साथी होते हैं। उन्हें पकड़ते समय उनके साथ दिल से पेश आने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक ट्रेनर के पास कई पोकेमोन हो सकते हैं, लेकिन एक पोकेमोन का अक्सर केवल एक ही ट्रेनर होता है। इसलिए अगर मैं उनकी उचित जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो मैं यूं ही पोकेमोन पकड़ने की योजना नहीं बना रहा हूं। इन गहन शब्दों ने प्रोफेसर ओक को स्तब्ध कर दिया। सच कहें तो उन्होंने जो कहा वह वाकई काफ़ी तर्कसंगत था। हालांकि गैरी ने काफ़ी सारे पोकेमोन पकड़े थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर रेटिकेट, पिट्जी, स्पीरो और सैंडिश्यू जैसे आम पोकेमोन थे। इन पोकेमोन को पकड़ने का उसका मुख्य मकसद सिर्फ संग्रह करना था। जहां तक उन्हें प्रशिक्षित करने की बात है, गैरी के स्वभाव को देखते हुए वह शायद ऐसे साधारण पोकेमोन पर समय नहीं बिताता। उन्हें पकड़ने के बाद उनकी देखभाल का पूरा जिम्मा प्रोफेसर ओक पर छोड़ दिया गया था। जंगल में रहने की तुलना में उन पोकेमोन की बुनियादी ज़रूरतें अपेक्षाकृत पूरी हो रही थीं, लेकिन वे जंगल की तरह आज़ाद नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें यह नहीं पता था कि उनका ट्रेनर उन्हें अपनी टीम में कब शामिल करेगा। पोकेमोन के लिए ये कुछ ज़्यादा ही दयनीय लग रहा था। ऐश, मुझे तुमसे इतनी दार्शनिक बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। कक्षा में तुम्हारे प्रदर्शन की तुलना में तुम बिल्कुल अलग इंसान हो, प्रोफेसर ओक ने भावुक चेहरे के साथ कहा। शैक्षणिक कक्षाओं में ऐश गैरी से बहुत पीछे रह जाता था। फिर भी यात्रा के केवल 1 दिन बाद ही ऐश इन मुद्दों पर इतनी गहराई से विचार करने लगा था कि वह यात्रा से पहले के व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो गया था। इस तरह की बात के बारे में तो कई अनुभवी प्रशिक्षकों ने भी नहीं सोचा था। उस लड़के की तो बात ही छोड़िए जिसने अभी अभी अपना सफ़र शुरू किया था। ये कैसी बातें हैं? मैं इस तरह की बातें क्यों नहीं सोच पाता? प्रोफेसर ओक, मेरे बारे में आपका नज़रिया बहुत पक्षपातपूर्ण है। ऐश ने असंतुष्ट चेहरे से शिकायत की, हालांकि असल में वह अंदर ही अंदर थोड़ा घबराया हुआ था। अगर चैंपियन ऐश के वो शब्द न होते तो शायद वो अब तक कई पोकेमोन पकड़ चुका होता। वो निश्चित रूप से स्पीरो या पिट्जी जैसे पोकेमोन को जाने नहीं देता। लेकिन चैंपियन ऐश के शब्दों ने ऐश को यह समझने में मदद की कि एक सच्चा ट्रेनर क्या होता है। एक सच्चे प्रशिक्षक का मूल्यांकन उनकी शक्ति या उनकी रणनीति की श्रेष्ठता से नहीं किया जाता है, बल्कि इस बात से किया जाता है कि क्या उनके पास उन पोकेमोन की देखभाल करने का दिल है जिन्हें वे पकड़ते हैं। केवल लड़ाई और रणनीति के लिए बड़ी संख्या में पोकेमोन पकड़ना वास्तव में पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना व्यवहार है। ठीक है, चूंकि तुम विरिडियन सिटी पहुंच गए हो, मुझे राहत मिली। वैसे लगता है गैरी ने लीग कॉन्फ्रेंस के लिए पंजीकरण करा लिया है। क्या तुम भी भाग लोगे, ऐश? अरे हाँ, क्या तुम्हें पता भी है कि लीग कॉन्फ्रेंस क्या होती है? बिल्कुल, मुझे पता है। मैंने तो पहले ही पंजीकरण करा लिया है। ठीक है, अगर गैरी तुम्हें फिर से फ़ोन करे तो उसे मेरा संदेश पहुंचा देना। उससे कहना कि वह अपनी गर्दन धो ले और इंडिगो पठार सम्मेलन में मेरा इंतज़ार करे। ऐश ने मुट्ठी लहराई, उसका जोश चरम पर था। ठीक है, मैं संदेश पहुंचा देता हूं। अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं फ़ोन रख देता हूं। रुकिए, एक और बात है। आप अपने पहले जिम के लिए कोई भी जिम चुन सकते हैं, लेकिन विरिडियन जिम या सैफ्रॉन जिम मत चुनना, समझे? प्रोफेसर ओक फ़ोन रखने ही वाले थे कि अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने जल्दी से ऐश को भी फ़ोन रखने से रोक दिया और तुरंत बोले, क्या? क्यों फिर से विरिडियन जिम? समूह के बड़े अधिकारियों ने भी पहले मुकाबले के लिए विरिडियन जिम को न चुनने की सलाह दी थी। क्या वह जिम वाकई इतना शक्तिशाली है? विरिडियन जिम कांटो लीग का सबसे शक्तिशाली जिम है, इसमें कोई शक नहीं। जिम लीडर जियोवानी बाहरी दुनिया में एलीट 4 के समकक्ष माने जाते हैं, जिन्हें पृथ्वी का जियोवानी भी कहा जाता है। पृथ्वी का जियोवानी? हाँ, जियोवानी जिन पोकेमोन का इस्तेमाल करता है वे मूल रूप से ग्राउंड टाइप पोकेमोन हैं। उसका सबसे कमज़ोर पोकेमोन भी इतना कमज़ोर है कि कोई नौसिखिया उसे छू भी नहीं सकता, और तुम्हारा शुरुआती पोकेमोन तो पिकाचू है, जो ग्राउंड टाइप पोकेमोन के सामने बेहद नुकसानदेह है। संक्षेप में, विरिडियन जिम मत जाओ। प्रोफेसर ओक ने ऐश से बार बार आग्रह किया। उसे इस बात का बहुत डर था कि ऐश विरिडियन जिम जाएगा और जियोवानी द्वारा उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगा, जिससे वह एक प्रशिक्षक के रूप में अपनी लड़ने की भावना को पूरी तरह से खो देगा। ऐसा नहीं था कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आखिर विरिडियन सिटी पैलेट टाउन के ठीक बाहर है, और विरिडियन सिटी में एक जिम भी है। कई नौसिखिए बिना सोचे समझे उसे चुनौती देने चले जाते हैं, और नतीजा स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है। मैं समझ गया। तो सैफ्रॉन जिम का क्या मामला है? ऐश ने सिर हिलाकर दिखाया कि वह समझ गया है, लेकिन विरिडियन जिम के अलावा उस दूसरे जिम का क्या मामला था जिसे प्रोफेसर ओक ने उसे चुनौती न देने के लिए कहा था? क्या वह जिम भी बहुत मजबूत था? सैफ्रॉन जिम ने हाल ही में अपना लीडर बदल दिया है।
नए लीडर में ज़रा भी संयम नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली है उससे लगता है कि सैफ्रॉन जिम को चुनौती देने वाला हर ट्रेनर एक अवर्णनीय साए में आ जाता है। इसे चुनौती देने वालों की नए लोगों के लिए बस एक ही सलाह है, जब तक आपके पास लड़ने के लिए कोई और जिम न बचा हो, सैफ्रॉन जिम में कभी मत आना। प्रोफेसर ओक का चेहरा कैमरे के करीब झुक गया, उनका बड़ा बूढ़ा चेहरा किसी भूत जैसा लग रहा था, और उनके शब्दों के साथ मिलकर यह एक 3 साल के बच्चे को रुलाने के लिए काफ़ी था। पास ही मौजूद ऐश और मिस्टी भी प्रोफेसर ओक की बातों से घबरा गए। ऐश ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा कि वह फिलहाल उन दोनों जिम में नहीं जाएगा।